हमाद, एक तो आप इसको पॉलिटिकली भी देखिएगा, इस सारे मामले को, इस पे भी तज्जिया कीजिएगा कि इस वक्त जो सारी ईरान की सिचुएशन है और याहू का ये स्टेटमेंट आ जाना, इसमें हम किस हद तक देखेंगे कि ये जेन्युइनली वो ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि वो नेतन्याहू जिन्होंने इतने मामलात को ट्रिगर किया, मिडल ईस्ट को जंग में झोंकने की पूरी कोशिश भी की और वहाँ पर जंग भी जारी है अभी। सो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए इसमें इस रिपोर्ट में किस हद तक सदाकत है। दूसरी चीज़ ये कि जो ग्रीनलैंड की एनेक्सेशन के हवाले से जो अभी मामला चल रहे हैं, इससे पहले हमने वेनेजुएला वाले हालात देखे, इसकी लीगैलिटी क्या है इस मामलात की, और क्या इस तरीके से इंटरनेशनल लॉज को, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टेटमेंट भी है कि उनके लिए कोई लॉज नहीं है, कोई मोरालिटी नहीं है, अगर उनका अपना माइंड उनको कहता है तो वो उस तरीके से चलेंगे। तो ये जो लीगल प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी आप क्या हैसियत देखते हैं सारी सिचुएशन में? देखिए, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है और ट्रम्प साहब ने बिल्कुल सही बात कही है कि वो किसी भी चीज़ को खातिर खास सामने नहीं लाते, जो उनको खुद दुरुस्त लगता है वो वही करते दिखाई दे रहे हैं। मैं कानून की बात अगर करूं तो कानून, डोमेस्टिक कानून हो या इंटरनेशनल कानून हो, तो उसका सबसे पहला असूल ये होता है कि ताकतवर को भी रूल्स के ताबे लाया जाए। तो ये देखना ज्यादा जरूरी है कि कानून किस हद तक इन तमाम चीजों को की इजाजत देता है, इन्हें किस नजर से देखता है, बजाय इसके कि कौन सा मुल्क क्या चाहता है या वो क्या कह रहा है या क्या मशवरा दे रहा है। इस वक्त ये जो सारा इशू हमारे सामने है, इसमें अमेरिका 3 मुल्कों के साथ जो एंगेज कर रहा है, उनके पॉलिटिकल नैरेटिव्स तो मुख्तलिफ हो सकते हैं, उनकी जियोपॉलिटिक्स मुख्तलिफ है। मेरे से पहले सर ने बहुत खूबसूरती से उसको बयान कर दिया है, लेकिन उसके अंदर जो लीगल क्वेश्चंस हैं वो मोर और लेस सेम ही है। मैं अपनी बात को जरा लीगल क्वेश्चंस की तरफ ज्यादा रखना चाहूंगा कि आपके सुनने वाले समझ सकें कि लीगल स्ट्रक्चर क्या है और किन मेन 3 पिलर्स पे इंटरनेशनल लॉ का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। अगर हम वैसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन सबसे बेसिक प्रिंसिपल सोवरेनिटी का है, फिर दूसरे नंबर पे इन्फोर्समेंट जुरिस्डिक्शन का है, और साथ ही साथ यूज ऑफ फोर्स का भी है। मैं इन तीनों की तरफ भी आता हूं, लेकिन मुख्तसर तौर पर मैं ग्रीनलैंड की बात पहले करना चाहूंगा, जिसकी तरफ सर ने भी इशारा किया, आपने भी बात की। इसकी सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ भी है और दिलचस्प भी है। सबसे पहले तो मैं आपके सुनने वालों को ये बताऊं कि ग्रीनलैंड कोई इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है। ये एक टेरिटरी है, एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है डेनिश हुकूमत की। अगर मैं मिसाल देते हुए समझाऊं कि ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये करीब तर है उस रिलेशनशिप के जो पाकिस्तान और कश्मीर की है सेल्फ गवर्निंग के मामले में। बाकी मामलात इससे मुख्तलिफ हैं, वो उसको 100% कंपेरेबल नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सिचुएशन इनकी इस रिलेशनशिप मजीद ताकतवर तब हो जाती है जब परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस 1993 में ही इस रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज कर लेता है और कहता है कि डेनिश सोवरेनिटी बरकरार है और रखी जाएगी ग्रीनलैंड के ऊपर, और लिहाजा जो फॉरेन अफेयर्स के मामलात हैं, डिफेंस के मामलात हैं, वो डेनमार्क के पास रहेंगे। बाकी हद तक ये सेल्फ गवर्न करेगा ग्रीनलैंड अपने आप को। इसी चीज को डोमेस्टिक लॉ के अंदर भी डेनमार्क ने लेजिस्लेशन इस सिलसिले में की थी 2009 में, सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट के नाम से, जहां पर ये जो लोग हैं ग्रीनलैंड के, इनको पीपल अंडर इंटरनेशनल लॉ के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया। इसकी बहुत गहरी इंप्लीकेशंस हैं, उस बहस में हम नहीं जाते क्योंकि वक्त कम है। अच्छा, एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, उसका जवाब दीजिएगा। अभी जो कहा जा रहा है कि जी ग्रीनलैंड के लोग जो 57,000 टोटल लोग हैं, जिसको कहा जा रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे थे हर आदमी को मैं $1 लाख दे दूंगा। अब देखिए वहाँ पे जो बातें हो रही हैं कि अगर ग्रीनलैंड के लोग वो कहा जा रहा है कि रेफरेंडम कराने की बात हो रही है, अगर उनकी मेजॉरिटी कह देती है कि जी हमने इन्हीं के साथ रहना है, डेनमार्क के साथ रहना, और ज़्यादा वो कहते हैं कि जी वो एक अपने तौर पे इंडिपेंडेंट तो नहीं, अब किसी हद तक सेमी ऑटोनोमस उनको एक रोल दे दिया जाए तो उनके लिए ठीक होगा। तो क्या आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे आपको लगता है कि ये बात बहुत मजबूत हो जाएगी और इंटरनेशनल ओपिनियन जो है ना वो अमेरिका के खिलाफ मजीद हो जाएगी, इसको एनेक्स करना है या ज़बरदस्ती ले रहे हैं, कि जबकि उनकी मेजॉरिटी कहती है रेफरेंडम में कि नहीं, हमने अपनी हैसियत को बरकरार रखना है इसी को? अच्छा सर, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। ये बहुत अहम नुक्ता है। मैं जिस कानून की बात कर रहा था 2009 के, उसके अंदर अगर उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो आपकी बात का जवाब भी आ जाएगा। उसके अंदर 2 ऑप्शंस दिए गए हैं ग्रीनलैंड के लोगों को, या तो वो अपना एक अलहदा मुल्क बनाएं या डेनमार्क के साथ इल्हाक जारी रखें, और अगर इस सिलसिले में कोई भी फैसला वो बदलते हैं तो उस सूरत में वो रेफरेंडम करवा सकते हैं। लेकिन इस रेफरेंडम में कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि डेनमार्क के होते हुए या डेनमार्क को रिप्लेस करते हुए कोई तीसरा मुल्क सामने आ जाए जो कि कहा जा रहा है कि यूएसए आना चाह रहा है।
तो एज वी स्पीक इस कानून के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। दूसरी बात, अगर ये रेफरेंडम होता भी है या कोई भी ऐसी वोटिंग की जाती है, तो क्या वो ये भी देखना चाहिए, इस एंगल को भी देखना चाहिए कि क्या वो जो रेफरेंडम में वोट दिया जाएगा वो फ्री कंसेंट के साथ दिया जाएगा या इकोनॉमिक प्रेशर्स को सामने रखते हुए दिया जाएगा, या जो मिलिट्री ऑप्शंस की बात की जा रही है वहां लोगों को, वो इसको मजबूर करेगी। तो कोई भी कंसेंट जो फ्री कंसेंट ना हो, कोर्स्ड कंसेंट हो, कानून उसको वॉइड तस्वर करता है। जैसे मैं अब अपनी बात अगर आगे लेकर चलूं, जो मैंने कहा था कि दिलचस्प सूरत हाल भी है इसकी, मुख्तलिफ तो है ही। दिलचस्प कैसे हो जाती है कि ग्रीनलैंड तो डेनमार्क का हिस्सा है पर ईयू का हिस्सा नहीं है। डेनमार्क ऑन द कॉन्ट्ररी वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। अगर आप इस ट्रीटी को देखें तो इसके आर्टिकल 47 में लिखा हुआ है कि जहां पर भी किसी एक मेंबर स्टेट को कोई आर्म्ड अग्रेशन का खतरा हो तो बाकी तमाम मेंबर्स उसकी हेल्प, एड या असिस्टेंस करेंगे। अब इस आर्टिकल की इम्प्लीकेशन और एग्जीक्यूशन के ऊपर दो राय सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि क्योंकि एक ग्रुप कहता है कि क्योंकि ग्रीनलैंड टेरिटरी का हिस्सा नहीं है यूरोपियन यूनियन की, लिहाजा इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, जबकि दूसरे उसकी एड एंड असिस्टेंस के लिए नहीं आ सकते। जबकि दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि अगर ऐसा होगा तो जो मेंबर स्टेट है डेनमार्क, उनके लिए एक डिफेंस वैक्यूम खड़ा हो जाएगा। ऐसी ही सूरत हाल नेटो के लिए भी हमारे सामने है। वहां पर भी उसकी ट्रीटी में भी लिखा हुआ है कि तमाम मेंबरान जो है वो आपस में पीसफुल तरीके से मसाइल हल करेंगे। वहां पर इस बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ कि कोई एक मेंबर अगर इसमें आप देखें हमाद, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो कहना है और ये जो डिफेंस डिपार्टमेंट के लोग उनके बात कर रहे हैं, पेंटागन के, वो ये कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड का लेना हमारी ये बुनियादी सिक्योरिटी जो है ना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। एक दूसरा उनका ये तुले रहना और प्रेसिडेंट ट्रम्प का कि हर सूरत में हमने इसको लेना ही लेना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं, नेटो के ममालिक साइड पे खड़े हो गए हैं। अभी आप अगर फ़र्ज़ करें कि वो जनाब अमेरिका प्लान कर लेता है कि हमने हर सूरत में इसमें लेना है, और वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ये चाइना और रशिया जो है ना ये अपने इंटरेस्ट वहाँ पे बढ़ा रहे हैं दोनों ग्रीनलैंड में, और हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर ये इस तरह बात आगे जाती है तो फिर तो खुला लड़ाई की वाली बात हो जाएगी ना, तीसरी जंग की बात हो जाएगी। सर बिल्कुल वही बात हो जाएगी। उसी तरफ आज पाकिस्तानी मंदूब ने जो बात की है वो भी तो उन्होंने यही कहा है कि यूज ऑफ फोर्स यूएन चार्टर में किसी तरीके से भी अलाउ नहीं किया जा सकता, ना ही उसकी धमकी के बारे में भी अलाउ किया जा सकता है। अगर लेकिन हम देख रहे हैं कि ग्रीनलैंड के अंदर भी यही बात की जाती है कि मिलिट्री ऑप्शन अवेलेबल है। अमेरिका की तरफ से ईरान को भी यही कहा जा रहा है कि ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल ऑन द टेबल। वेनेजुएला के सामने तो हमने ये यूज ऑफ फोर्स देख भी लिया फिजिकल होता हुआ। तो ये जो यूज ऑफ फोर्स है ये सिर्फ दो तरीके से हो सकता है, सेल्फ डिफेंस की सूरत में हो सकता है या फिर यूनाइटेड नेशंस की अथॉरिटी के साथ हो सकता है। और सेल्फ डिफेंस का मामला तो इस वक्त कहीं क्लेम ही नहीं किया जा रहा और ना ही कोई यूनाइटेड नेशंस का कोई इस सिलसिले में रेजोल्यूशन हमारे सामने है। जो यूज ऑफ फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ, और सेल्फ डिफेंस भी सिर्फ और सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब कोई आर्म्ड अटैक हो, नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए, या ये जो बयान दिए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से दिए जा रहे हैं, इंटरनेशनल कानून इनको नहीं मानता, इनसे उसका नजरिया मुख्तलिफ है इससे। राइट, थैंक यू सो मच हमाद इस पर अपना डिटेल्ड एनालिसिस देने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।